तो आपने कभी ज्वाइन किया सीए कोर्स एंड आपने कभी कंप्लीट किया? आई ज्वाइंड इन 1994, जून 94 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का, तो वो क्लियर हो गया। हाँ। फिर उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आई थी, सो मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा किक था, बहुत बड़ा बूस्ट था, यस मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उस वक्त मैं सब भूल गया कि मैं कॉमर्स में हूँ। तब मुझे लगा चलो अच्छा है, सीए का मुझे पुश मिला। फिर बाद में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम आई सीए इंटर। अब सीए इंटर में क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट अचानक बड़े बड़े आ गए। ये तो क्या, हर जो स्टूडेंट सीए कर रहा है वो जानता है कि फाउंडेशन में बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, अचानक इंटर में बड़े बड़े सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन क्या, अपनी तो वही आदत है लास्ट मोमेंट पे पढ़ो। तो मैं अपने नेचर से लाचार हूँ। मैं क्या, हर स्टूडेंट वो नेचर से अपने लाचार है कि जब एग्ज़ाम सिर पे आएगी तब पढ़ो। तो मैंने भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो की। मेरा सीए इंटर का अटेम्प्ट ड्यू हुआ था नवंबर 95, नवंबर 95 में ड्यू हुआ था। और लेकिन मेरी अप्रोच लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, क्योंकि अपने आप को हीरो समझता है हर बच्चा कि ठीक है लास्ट मोमेंट में पढ़ के पास हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी, उस वक्त मैं बुरी तरह से फेल हुआ था। 2-3 सब्जेक्ट में मुझे 29, 30 ऐसे सब मार्क्स आए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये लास्ट मोमेंट वाली स्टडी, ये हीरोगिरी सीए में नहीं चलती है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू कैन नॉट बी रिएक्टिव। तब मुझे 2 अप्रोच के बारे में मालूम पड़ा। एक होता है रिएक्टिव अप्रोच, एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच में क्या है, सिर पे एग्जाम है तब पढ़ो। वो अप्रोच क्या है, हर लेवल में चल जाती है, क्योंकि इतने सालों में स्कूल में एग्जाम दिए, कॉलेजेस के एग्जाम दिए, तो हर जगह वो अप्रोच चलती है, क्योंकि उसका लेवल ही कुछ नहीं था। लेकिन सीए इंटर का जो रियल लेवल था, उधर मैंने रियलाइज किया रिएक्टिव अप्रोच नहीं चलता, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव होना मैंने सीखा कि थोड़ा एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है, मतलब इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटर का फेल हो गया था, दैट वाज इन नवंबर 95। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा वो ड्यू हुआ मई 96। अब मई 96 के टाइम सबसे बड़ी चैलेंज मेरा बीकॉम का एग्ज़ाम। और हम लोग के टाइम फाइनल ईयर बीकॉम मतलब बहुत बड़ी एग्जाम मानी जाती थी। आजकल तो क्या कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम है, थोड़ा सिलेबस एक सेमेस्टर में आ जाता है, थोड़ा सिलेबस नेक्स्ट सेमेस्टर में, और मतलब इट हैज़ बिकम वेरी सिंपल नाउअडेज। पर मेरे टाइम बीकॉम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम एक टफ एग्ज़ाम, एक सिंगल एग्ज़ाम होती थी फाइनल, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। और एक उसका इम्पोर्टेंस भी था। ठीक है आजकल कोई बीकॉम को गिने, लेकिन उस वक्त बीकॉम का भी इम्पोर्टेंस था कि उसमें भी स्कोर करना है, टॉप करना है। लेकिन एग्ज़ाम क्लैश। अप्रैल 96 में फाइनल ईयर बीकॉम की एग्ज़ाम, और मई 96 में सीए इंटर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीख तो लिया कि एडवांस में पढ़ना है, ये करना है वो करना है, लेकिन पढ़ूँ कहाँ से। नेक्स्ट अटेम्प्ट बैक टू बैक बीकॉम के साथ उसकी एग्ज़ाम आ रही है। अब फिर भी मुझे ऐसा था नहीं एक बार फेल हुआ, अभी इसको कौन खींचेगा, मुझे तो क्लियर करना ही है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने क्या किया है, बीकॉम और सीए की एग्ज़ाम क्लैश हो रही है तो उन लोगों ने अटेम्प्ट स्किप कर दिया, कितनों ने एक ग्रुप दिया। लेकिन मुझे ऐसा था नहीं, मुझे इसे ख़त्म करना है। तो मैंने दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म भरा, दोनों ग्रुप। और लकीली मेरी बीकॉम की एग्ज़ाम ख़त्म हुई 29 अप्रैल, और उसके बाद सीए की एग्ज़ाम होती 2 में। तो गैप खाली 3 दिन का था मेरे पास। लकीली बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी 9 में, तो मुझे थोड़ा सफिशिएंट टाइम मिल गया। इतना बड़ा कोई टाइम नहीं था, क्योंकि 29 अप्रैल तक तो मैं टोटली ऑक्यूपाइड इन बीकॉम एग्ज़ाम। और मेरा भी क्या, मेरे दोस्त यार इतने सारे थे ना, सबको पढ़ाने का ठेका मैंने ही लिया था कि किसी को ये अकाउंट्स पढ़ाना है, किसी को कॉस्टिंग पढ़ाना है। और मुझे अपनी सीए इंटर की पढ़ाई के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन ये जिद थी कि करना ही है, वो डिटर्मिनेशन था। तो कैसे तैसे करके मैंने मैनेज किया। थोड़ा स्मार्ट स्टडीज़ लाना, बोलते हैं ना आजकल लोग स्मार्ट वर्क करो स्मार्ट वर्क। उस वक्त मुझे पता नहीं, स्मार्ट वर्क वर्ड ही नहीं सुना था, बट नेचुरली टुडे आई रियलाइज इट वाज अ स्मार्ट वर्क। बट सी मैं ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम करो, पढ़ाई तो पूरी जान डाल के मर मर के करो। लेकिन स्मार्ट वर्क मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बाद में करो, लेस इंपॉर्टेंट थोड़ा छोड़ दो, कुछ किया कुछ छोड़ा, कुछ किया कुछ छोड़ा। आजकल तो लोग ये स्मार्ट स्टडीज़ का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत पढ़ के, ये गलत है। स्मार्ट स्टडीज़ मतलब पढ़ाई की इंटेंसिटी तो भयंकर ही होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट मतलब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यू फोकस ऑन दैट, व्हाट इज़ लेस इंपॉर्टेंट यू कैन डू लेटर ऑन। तो थोड़ा ऐसा प्रायोरिटाइज किया। लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो मैंने क्या है, ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंपनी लॉ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेशल एक्ट्स थे, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ग्रेचुटी, उस पर कन्फर्म क्वेश्चन आता था। तो मैंने जो चीज़ कन्फर्म आती है उसके ऊपर बैंक करूँ ना, तो वो चीज़ मैंने कर ली। और कंपनी लॉ में काफ़ी कुछ ऑप्शन छोड़ा। और ये क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। कैसे तैसे करके मैंने दोनों ग्रुप के पेपर्स दिए,
और उसमें ग्रुप 1 तो चलो कैसे तैसे चला गया, ग्रुप 2 में कॉस्टिंग में हालत टाइट। कॉस्टिंग का पेपर स्टार्टिंग के 45 मिनट्स तक मैं ब्रेक इवन पॉइंट के सम में स्ट्रगल कर रहा था। ब्रेक इवन पॉइंट जैसा सम, बट वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। 45 मिनट में उसको घुसा दिए, बोला भाई ये तो गया काम से। फिर बाद में कैसे तैसे करके उस कैंसिलेशन कर करके अगला क्वेश्चन 100 मार्क का पेपर लिख के आया। घर पे आके सबसे पहले फैमिली को बोला मेरे को कोई 30 भी दे दे तो मान जाऊँ, मतलब इतना डिमोटिवेटेड था। पर ठीक है, कैसे तैसे करके मैंने बाकी के जो पेपर थे एकदम हाफ हार्टेडली दिया। उस वक्त ऐसे लगा भी क्या मतलब है देखे, लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। आजकल तो बच्चे क्या एक पेपर बिगड़ा छोड़ देते, लेकिन हम लोग के टाइम ऐसा नहीं था। एग्जाम तो देनी है ना भाई, क्यों नहीं, एग्जाम थोड़ी छोड़ सकते। वो माइंड में कभी आया ही नहीं, तो ठीक है बेमन से दिया, लेकिन बाकी के पेपर कैसे तैसे दे के आया विदाउट एनी होप्स कि मैं पास होऊंगा। लेकिन लकीली मेरा रिजल्ट आया ऐसा .50%। ग्रुप 1 151, ग्रुप 2 149, 1 मार्क का सेट ऑफ। ग्रुप 1 में 151, उसमें भी लॉ में 40 मार्क, और वो 40 का मेरा 39 हो जाता तो 151, एज यू नो 150 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स, तो 151 का 150 हो जाता और वो 1 मार्क का सेट ऑफ रह जाता। .50%, 151 149, ये रियली लक था। बट अभी लोग बोले लक है, बट सी लक विल वर्क ओनली इफ देयर इज हार्ड वर्क, है ना। रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। उस वक्त मैंने सोचा रिस्क तो लेना ही है, बट रिस्क भी ऐसा लो, रिस्क विद फुल इश्क। ऐसा नहीं खाली रिस्क ले लिया चलो ट्राई मारते रहे, रिस्क भी ऐसा लिया कि पूरी जान डाल के। रिस्की था, कुछ छोड़ना, कितनी चीजें मैंने छोड़ी थी, लेकिन ये रिस्क भी ऐसा था कि पूरी जान डाल के। स्मार्ट स्टडीज बट सब्जेक्ट टू हार्ड वर्क, रिस्क लेना बट सब्जेक्ट टू पूरी जान डालना। ऐसे नहीं खाली रिस्क ले लो रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ऐसा पूरा किया ना, बाद में उस वक्त मैंने सीखा भाई अगर तू ठान लेगा ना, तू तेरा बेस्ट कर, यू डू द बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। ये चीज़ मैंने सीखी, तब से मैं हर बच्चों को आज तक यही बोलता हूँ, तू तेरा बेस्ट करना। तुझे बहुत बार इस सिचुएशन मिलेगी, एक लिमिटेड दायरे में तुझे परफॉर्म करना है, तो ठीक है, यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टेंस बट यू कैन चेंज योर इंटेंसिटी ऑफ हार्डवर्क। तो पूरी जान डाल दो, और यू डू दी बेस्ट, मतलब तेरे से अगर 100 में से 80 चीज हो रही 80 कर, बाकी का ऊपर वाला संभालेगा, लेकिन तुझे वो करना पड़ेगा। तो यू डू द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। फिर इसके बाद तो मैं पूरा सीख लिया था भाई, लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्यों लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करे। फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हुआ ही, सेकेंड अटेम्प्ट भगवान ने मुझे बचा लिया, बिकॉज ऑफ डू द बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट। एंड देन फाइनल तक तो मैं पूरा तैयार था कि भाई सीए के एग्जाम में मजाक नहीं चल रहा है, थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ता है। 5 महीने की लीव ली बॉस को रिक्वेस्ट करके। आजकल 5 महीने की लीव मिल जाती है, लेकिन हम लोग के टाइम आर्टिकल में 3 महीने से ज़्यादा कोई भी लीव नहीं देता था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर को, प्लीज़ मुझे कैसे भी करके यहाँ वहाँ से इन्फ्लुएंस लगा के 5 महीने की छुट्टी ली, और जो बच्चे को पढ़ना चाहिए वैसा तबीयत से पढ़ाई की, और जो करना था किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल क्लियर, और फाइनल क्लियर, और उसमें हमारे टाइम रिजल्ट कैसे आता था, रिजल्ट ऑनलाइन थोड़ी था, इंस्टीट्यूट में जाओ। मैं रहता था मलाड में, और सीए इंस्टीट्यूट उस वक्त खाली चर्च गेट में हुआ करती थी। तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया, भगवान का नाम लेते लेते कुछ हो जाए कुछ हो जाए। 11 जैन 98 था, फाइनल की एग्ज़ाम थी नवंबर 97। तो रिजल्ट के लिए मैं इंस्टीट्यूट तक ट्रैवल करके गया, एंड फिर बाद में उतना बड़ा क्राउड था, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले होता था। तो जैसे फिल्मों में आजकल दिखाते हैं सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अपना रिजल्ट देख रहे हैं, तो मैं भी घुस घुस के स्ट्रगल करके अंदर गया और देखा अपना नाम ढूंढ रहा था, शिरीष व्यास मिल जाए यार, शिरीष व्यास देखा, शिरीष व्यास तो दिख गया। अब चैलेंज ये था, बाजू में 1 ग्रुप लिखा है, 2 ग्रुप लिखा है कि बोथ ग्रुप लिखा है। तो नाम धीरे धीरे ऐसे पेन से अंडरलाइन करते करते लेके बोथ देखे खुशी के, मैंने पागल हो गया। मतलब उस वक्त ऐसी फीलिंग है ना कि वाओ मैंने क्या चीज़ कर दी यार। कल तक मैं सादा सीए था, कल तक मैं सादा स्टूडेंट था, आज मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। सो ट्रस्ट में, मैं तो हर बच्चे को बोलना चाहता हूँ, तुम लोग इतना जो रोते हो ना पढ़ने के लिए, मत रो। उस वक्त जो डिग्री मिलेगी ना, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। मतलब, और ये डिग्री ऐसी नहीं कि अपने को थोड़े टाइम के लिए देखने मिली, ऐसे नहीं है, जिंदगी भर की अपनी अमानत है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा थोड़ी डिग्री देके वापस ले ले, ऐसा थोड़ी कोई टेस्ट करने मिल रहा है विच इज़ अ टेम्पररी फीलिंग, इट्स अ परमानेंट फीलिंग। और उस दिन मैं खुद ही ICI के वहाँ पे उसके कैंपस में बैठे बैठे सोच रहा था, यार कल तक मैं स्टूडेंट था, मेरे को कोई गिनता भी नहीं था, आज मैं सीए हूँ।
मतलब लाइफ चेंज हो गई थी। और हम लोग के टाइम रैंक वैंक का सिस्टम क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। हाँ, जो बड़े बड़े दिग्गज स्कॉलर लोग होते थे उनको मालूम होता है मेरिट लिस्ट। और मैं ट्रस्ट मी, मैं एक बेसिक स्टूडेंट था, मुझे हार्डवर्क करने आता था। ऐसे नहीं कि सुपर इंटेलिजेंस थी मेरे में, हार्डवर्क करके मैं दोनों ग्रुप तो पास हो गया। एंड फिर बाद में कुछ वक्त के बाद मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, एक सत्यम करके फ्रेंड था, वो अगर मेरा पॉडकास्ट देख रहा होगा तो ही विल बी एबल टू रिलेट। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि शिरीष तेरे को रैंक आया है। मतलब रैंक क्या होता है? आई स्वेयर तुमको अभी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है बोला है सर इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। आई स्वेयर हम लोग के टाइम रैंक का कल्चर नहीं था। आजकल जो ए बोलते हैं ना, वो हम लोग के टाइम ऐसा कल्चर ही नहीं था। सीए पास हो जाओ बड़ी बात है। तो मुझे ट्रस्ट में नहीं पता था कि रैंक सिस्टम होता है। और उस वक्त ऐसे नहीं कि रिजल्ट के दिन ही रैंक अलॉट होता था। रिजल्ट पहले डिक्लेयर होता था, फिर कुछ वक्त के बाद मेरिट लिस्ट बनती थी। और उस वक्त मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बोला तुझे रैंक आया हुआ है, मेरिट लिस्ट पे तेरा नाम है। बोले ये क्या होता है? तो उसने मुझे समझाया कि जो टॉप 50 लोग होते हैं उसका मेरिट लिस्ट बनता है, तो उसमें तुझे रैंक आया। तो बोले कौन सा रैंक है मेरा? तो उसने बोला 42। मतलब 42 ना, तो ठीक है। उसको भी मैंने लाइटली लिया, 42 ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि भाई 42nd रैंक होना एक बड़ी चीज़ है। और उस वक्त हम लोग के टाइम रिजल्ट क्या होता था, 2% लोग पास होते थे। मुझे रैंक कितने में आया था? 56% में रैंक। 56%, 50% तो पासिंग है, 56% में मेरे को रैंक आया। 56। और क्योंकि वो टाइम रैंक आता ही नहीं था। और ठीक है, मैंने 42 रैंक से इतना कोई एक्साइट नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे घर पे लेटर्स आने लगे। सिटी बैंक का सबसे पहला लेटर, उन लोग लेटर में इतनी बड़ी तारीफ कर दी ना, मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है। लेट मी एट द आउटसेट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ऑल इंडिया एग्जाम लेवल। ये सेम सेंटेंस लिखा हुआ रट गया सेंटेंस हो। तो वो देख के लगा यार मैंने बहुत बड़ा तीर मारा यार। तब मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ किया है मैंने। तब मुझे रैंक का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा। और मेरे कुछ दोस्त यार थे, उन लोग के 2-4 मार्क्स से रैंक मिस कर दिए। वो लोग अप्लाई कर करके थक गए। मुझे सामने से लेटर्स आ रहे कि आप इंटरव्यू के लिए आओ। मतलब कोई जॉब डायरेक्ट ऑफर नहीं करता, लेकिन इंटरव्यू के कॉल सामने से आ रहे थे। तो इस तरह से मतलब तब मुझे लगा कि रैंक का इंपॉर्टेंस है। एसएससी उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि भाई रैंक आ सकता है। इधर मैंने क्या सीखा था कि रैंक होल्डर कोई पैदा होके नहीं आता है, किसी को भी आ सकता है। मुझे आया था ना। लेकिन जो अचीव करने के लिए जो बेसिक नियम होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ हार्डवर्क होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, उसको फॉलो करो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ऐसा नहीं कि इसे ये रैंक ला सकता है, ये नहीं ला सकता है। मुझे आया तो किसी को भी आ सकता है। और ऐसे टाइम पे जब तो रिजल्ट ही इतने बुरे आते थे, उस वक्त आया ना, तो रैंक का सोचना चाहिए। मैं तो नहीं सोचा फिर भी आ गया। सोच के क्यों नहीं आएगा? तो ये सबको बोलते रैंक का सोचो। लेकिन आजकल नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। अगर थोड़ा कोई सोचे तो रैंक ला। और अभी तो फैसिलिटीज़ भी इतनी है। हम लोग के टाइम कहाँ फैसिलिटी थी? इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल भी कैसे प्रॉपर वेल बाउंड भी नहीं होती थी। ऐसे छोटी छोटी बुकलेट्स मिलती थी, मैनेज करके पढ़ते थे। कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं। थोड़े बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोचिंग होती थी, कैसे तैसे करके किया ना, तो रैंक आ सकता है। This is my message to every student. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.